ध्रुव ने जब कहा कि उसे पता चल गया है मुंजिया कहाँ है, तो ये सुन प्रसाद को भी हंसी आई और वो जोरों से हंसने लगा। प्रसाद को हंसते देख ध्रुव बोला, अबे अब तुझे कौन सा संता बंता का जोक याद आ गया? जोक तो भोसड़ी के तुम कर रहे हो, वो भी गांड भट्टी में। मैंने? अबे मैंने कौन सा जोक मारा? बिना यहाँ से हिले, बिना कुछ किए तुम्हें मुंजिया मिल भी गया? साले तुम यहाँ कोई अंतर्यामी हो। अच्छा चला बताओ, कहाँ है मुंजिया? अरे हवेली के किस कमरे में है बताओ हमें, हम वहाँ चलते हैं ना। मुंजिया हवेली में है ही नहीं। जितनी हैरानी हमारे माँ बाप को हमारी गूगल हिस्ट्री देखकर हो, उससे कहीं ज्यादा हैरानी इस वक्त प्रसाद को ध्रुव की बातों पर हो रही थी। बिना घूमे ही उसे चक्कर आने लगे थे। चोट, तुम्हारी बातें सुन के हमारा सर घूमने लगा है। इसके पहले हम चक्कर खाकर यहीं गिर जाए। हम जा रहे हैं सारा के पास विटामिन डी लेने। सारा के पास कौन सा विटामिन डी है? अरे भूल गए, बचपन में टीचर ने कहा पढ़ाया था विटामिन डी किस चीज में होता है, बस इसलिए सारा जी के पास जा रहे हैं। अबे गांडू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो चल मेरे साथ, मैं मिलवाता हूँ तुझे मुंजिया से। ध्रुव प्रसाद को अपने साथ हवेली से बाहर ले गया। बढ़ते अंधेरे के साथ भवरी देवी की शक्तियां भी बढ़ रही थी और उसकी इन काली शक्तियों की चपेट में आ रहे थे प्रीतम और सारा। भाई, इतना तो हमने मजा भी नहीं लिया जितनी सजा तुमने हमें दे दी। भगवान के लिए अब बस कर और हमें यहाँ से जाने दे। तुम जिससे माफी मांग रहे हो वो सारांश है। एक बार के लिए वो तुम्हें माफ कर भी देगा, मगर मैं नहीं। आज रात इस हवेली में तुम्हारी मौत निश्चित है, निश्चित। What is meaning of निश्चित? अपने जले हुए चेहरे और बड़े बड़े दांतों के साथ भवरी देवी को देखते ही प्रीतम के पैर कांपने लगे। आप तो अभी कुछ देर पहले सारांश के अंदर थी, फिर बाहर कैसे आ गई? तुम हमेशा से सारांश की जगह आना चाहते थे ना, वो सब जो उसे मिला तुम्हें भी चाहिए था। तो चलो, आज मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देती हूँ। सच? इसका मतलब आप मुझे और सारा को एक कर रही हैं? लेकिन भौरे जी, इस साले सारांश ने हमारी बंदूक जला दी। अब जली बंदूक से हम फायर कैसे करेंगे? तुझसे बड़ा गांडू इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पहले तो अपने दोस्त के माल पे हाथ डालता है और अब मेरे ही सामने कुछ और डालने की बात कर रहा है। साले तूने कुछ डालने लायक छोड़ा क्या? अरे भौरे जी, आप छोड़िए, बंदूक नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग ऊपर से ही कर लेंगे। सारांश की जगह से मेरा मतलब सारा नहीं बल्कि कुछ और था। भवरी ने सारांश और प्रीतम की अदला बदली कर दी। अब रेलिंग पर सारांश नहीं बल्कि प्रीतम लटक रहा था और वहीं सारांश प्रीतम की जगह खड़ा था। मौत अब प्रीतम के करीब थी। इसके मौके। भौरे जी, मुझे नीचे उतारिए, मैं गिर जाऊंगा। भौरे जी, भगवान। धड़क रहा था, अब बचने का कहीं कोई रास्ता नहीं था। भवरी देवी ने अपने शैतानों को इशारा किया ही था कि तभी एक आवाज आई। रुक जाओ। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ध्रुव की थी, जिसे सुन जो जहां था वहीं जम गया। भवरी देवी की नजर जब ध्रुव पर पड़ी तो वो जोरों से हंसने लगी। अच्छा हुआ जो तुम खुद ब खुद यहाँ चल कर आ गए। अब इस हवेली को खाली करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब एक ही झटके में एक साथ तुम तीनों को मैं मार दूंगी। तुम तो हमें मार ही दोगी, मगर याद रखना, फिर तुम्हारी बच्ची मुंजिया का क्या होगा? मुंजिया का नाम सुनते ही भवरी देवी के होश उड़ गए। उसने आज तक मुंजिया को सबसे छुपा कर रखा था, मगर आज पहली बार किसी ने उसकी बेटी का जिक्र किया था। घबरा कर पहले तो उसने अनजान बनने की कोशिश की। मुंजिया? कौन मुंजिया? किसकी बात कर रहे हो? पहली बार किसी भूतनी को एक्टिंग करते हुए देख रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम ये अपनी एक्टिंग छोड़ो और सीधा मुद्दे पर आ जाओ, नहीं तो मुंजिया को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खबरदार, अगर उससे जरा सा भी कुछ किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सीधे से बता मेरी मुंजिया कहाँ है? घबराओ मत, वो जहाँ भी है बिल्कुल सही सलामत है।
अब वो कहाँ है इसका जवाब तो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इन सभी शैतानों को अपनी जगह वापस भेज दोगी। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डर जाऊंगी? तुझे मेरी ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं। अब तू बस देखते जा। भंवरी देवी हवा में उड़ती हुई ध्रुव के ठीक सामने आ गए। वहीं सभी शैतान एक साथ सारा को अपनी ओर खींचने लगे। उनके मुंह से टपक रही लार ये साफ बता रही थी कि वो सारा के खून के कितने प्यासे हैं। इससे पहले कि तुम कुछ करो, एक बार वहां सामने देख लो। ध्रुव ने अपने दाएं ओर इशारा किया जहां एक कैमरा लगा था। इस कैमरा का कनेक्शन सीधा प्रसाद से था, जो इस वक्त हवेली में नहीं बल्कि मुंजिया के साथ एक बंद कमरे में था। लाइव टेलीकास्ट, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा प्रसारण मेरे दोस्त प्रसाद के मोबाइल पर हो रहा है। इसीलिए अगर तुमने किसी को भी चोट पहुंचाई तो इसका अंजाम तुम्हारी बच्ची मुंजिया को भुगतना पड़ेगा। ये तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे टक्कर ले रहे हो। मुझे छोड़ दो, मुझे प्लीज मुझे जाने दो, कोई तो बचाओ। शैतान ने सारा के शरीर से उसकी चमड़ी को नोचकर खाना शुरू कर दिया था। एक शैतान ने उसकी आंखों में अपनी उंगली डालकर उसकी आंखें फोड़ दी और फिर बड़े स्वाद से उसकी आंख को खाने लगा। जल्दी से ये सब रुकवाओ, वरना मैं अभी प्रसाद को कहकर मुंजिया को। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। भंवरी देवी ने एक चुटकी बजाई और सारे शैतान धुआं बनकर एक बार फिर से जमीन पर पड़ी फोटो फ्रेम में जा घुसे। उनके जाते ही सारा ने चैन की सांस ली, मगर वो अब भी दर्द में थी। वहीं सारांश मौके का फायदा उठाकर धीरे से वहां से खिसकने लगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहते क्या हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम इन तीनों की जिंदगी बख्श दो और इन्हें यहाँ से जाने दो। 3 नहीं 2। ध्रुव की नजर प्रीतम पर पड़ी। उसका सर धड़ से अलग था। कटे सर के ऊपर कई सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। अगर तुम मार सकती हो तो अपनी उन्हीं शक्तियों से उन्हें दोबारा जगा भी सकती हो, जिस तरह तुमने उन आत्माओं को जगाया था जो सालों से उस फ्रेम में बंद थी। ऐसा नहीं होने वाला। इन्हें इनके कर्मों की सजा देना जरूरी था और वो मैं देकर रहूंगी। आखिर गलती क्या है इन लोगों की? सिर्फ यही कि वो इस हवेली में आए। इन्होंने इस हवेली को एक मजाक समझा। ये लोगों के मन से इस हवेली का डर निकालना चाहते थे। मुझसे मेरी जगह छीन लेना चाहते थे। तुम नहीं जानते हो इस जगह के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ सहा है मैंने। मैं जानता हूँ, मुझे राजा रतन सिंह और तुम्हारी कहानी के बारे में सब पता है। भंवरी देवी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ध्रुव बाकियों की तरह साधारण इंसान नहीं है, बल्कि उसके पास भी अपनी कुछ शक्तियां हैं। कौन हो तुम? मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? मैं जो भी हूँ बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता और ना ही मैं तुम्हारी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। बदले में मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमें यहाँ से जाने दो, और ये मेरा वादा है कि यहाँ से निकलने के बाद कोई भी तुम्हारी हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। भंवरी देवी समझ गई थी कि ध्रुव को हराना आसान नहीं होगा। साथ ही वो अब दुविधा में थी इस बात को लेकर कि क्या ध्रुव की बात मान लेनी चाहिए। भंवरी देवी सोच रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। माँ, माँ। मुंजिया की आवाज सुन भंवरी देवी के होश उड़ गए। उसने देखा हवेली के दरवाजे पर प्रसाद के साथ मुंजिया खड़ी है। अपनी बेटी को देखते ही उसकी सारी फिक्र छूमंतर हो गई। अगले ही पल वो अपनी बेटी के सामने खड़ी थी। मुंजिया, मुंजिया मेरी बेटी, कैसी है तू? तू ठीक तो है ना? इन लोगों ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? ध्रुव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और वहीं प्रसाद डर के मारे खामोश खड़ा था। भंवरी देवी की लाल आंखों में छुपा गुस्सा देख प्रसाद मन ही मन ध्रुव को गाली बक रहा था। साला माइनचोद, आज तक फिल्मों में सिर्फ बड़े बाप के बच्चों का किडनैप होते देखा है, पर आज पहली बार कौन भूत के बच्चे का किडनैप किया है। अरे ये ध्रुव खुद तो मरेगा, साथ ही हमारी गांड पहले मारेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के पास जाने की? तुम्हें तो मैं अभी।
नहीं 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 भवरी जी, हम आपकी मुंजिया के पास नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये ध्रुव हमें वहां ले गया था। अरे हमने तो उसे कहा भी था कि हवेली के बाहर आ गए हैं, एक सुट्टा पीकर अपने घर चलते हैं भाई, पर ये साला हमारी बात नहीं माना। गलती चाहे किसी की भी हो, पर मेरी बच्ची को इस खेल में लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। भंवरी देवी ने अपने हाथों की हथेली खोली और एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद खूब सारे सांप और बिच्छू उसके हाथों पर आ गए। ये सारे सांप और बिच्छू उसने प्रसाद के ऊपर फेंक दिए। अबे इसकी बात है, ये कहाँ बवासीर है? साला हम वेज आदमी को नॉन वेज मौत दे रहे हो। अरे ये आप ठीक नहीं कर रहे। भंवरी देवी ने अपना मुंह खोला और एक बड़ा सा आग का गोला उसके मुंह से बाहर निकला। वो अपने हाथ से इस गोले को प्रसाद के ऊपर फेंकने ही वाली थी कि तभी अचानक एक आवाज उसके कानों में आई। रुक जाओ माँ। अपनी बेटी की बात सुन भंवरी देवी वहीं जम गई। मुंजिया ने आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो घबरा रही थी, साथ ही उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। यहाँ क्या हो रहा है और आप इन्हें क्यों मारना चाहती हो? इन सबको मरना होगा बेटा। ये सब लोग हमसे हमारी जगह छीनना चाहते हैं, हमें इस हवेली से भगाना चाहते हैं, तुम्हें और मुझे अलग करना चाहते हैं। नहीं माँ, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, इन्होंने तो उल्टा मेरा ध्यान रखा। हम इतने गिरे हुए लोग नहीं हैं भंवरी जी कि अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी छोटी बच्ची को नुकसान पहुंचाए। वैसे भी हम लोग यहाँ जान लेने नहीं बल्कि बचाने आए हैं। अरे लेकिन यहाँ हमारी जान तो जा रही है ना सालों। ये बिच्छू साला ऐसी जगह काट रहा है कि क्या बताए। अगर थोड़ी देर और काटता रहा तो हमारे पूरे हथियार में जहर भर जाएगा और बेचारा दम तोड़ देगा। भंवरी जी प्लीज उसे छोड़ दीजिए। हाँ माँ, उन्हें मत मारो। अपनी बेटी की बात मानते हुए भंवरी देवी ने एक चुटकी बजाई और सारे सांप और बिच्छू वहां से गायब हो गए। अब जाकर प्रसाद ने चैन की सांस ली। देखिए भंवरी जी, हम यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आए हैं। यूँ समझ लीजिए हम तो यहाँ बस इन तीनों को बचाने आए थे, क्योंकि अगर हम इन तीनों को मरने से नहीं बचा पाते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। कैसी मुसीबत? यहाँ तो बस आप एक है, वरना आप जैसे 100 चुड़ैल के साथ हमें कर्म लोक पर रहना पड़ता। ना तो हमें खाने में अच्छा भोग मिलता और ना ही अप्सरा से संभोग मिलता। अगर हम चाहते तो इस केस को किसी और तरीके से भी सॉल्व करते, पर हमने ताकत का नहीं इमोशन का रास्ता चुना। हम लड़कर नहीं बल्कि प्यार से आपको समझाना चाहते हैं कि अब जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं है। अरे और नहीं तो क्या, हमने हमारा हथियार हमारी रशियन के लिए बचा कर रखा है और आप उसे बिच्छू का हवाले कर दिए। अरे ये आपने ठीक नहीं किया। साले चिमटा काय को। अबे साले, सामने बच्ची खड़ी है और तू है कि कुछ भी बकवास कर रहा है। भंवरी देवी ये समझ गई कि ध्रुव उनका कुछ बुरा नहीं चाहता, वो बस अपनी और बाकियों की जान बचाना चाहता है। धीरे धीरे भंवरी देवी का दिल पिघलने लगा। आपके साथ पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इसकी सजा किसी और को मिले। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज इन्हें यहाँ से जाने दें, ताकि बाहर जाकर ये लोग इस हवेली का नाम खराब करें, लोगों को ये बताएं कि यहाँ कोई नहीं रहता है और फिर इनके जैसे लोग यहाँ आते रहें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास इसका एक आइडिया है। सारा की आवाज सुन प्रसाद खुशी में एक्साइटेड हो गया, मगर जब उसने उसकी ओर देखा तो उसका दिल कांप उठा। हाथों से लटके मांस और एक आंख में काला गड्ढा लिए वो बेहद खतरनाक दिख रही थी। अरे ये कौन है? अबे ये तेरी सारा है, ये वही सारा है जिसको तू लेना चाहता था, सारा का सारा। क्या बकवास कर रहे हो बे? हमारी सारा ऐसा नहीं हो सकती। अरे वो तो इतनी माल थी कि उसे देखते ही हम। सारा इधर ही आ रही है। जैसे ही सारा भंवरी देवी के पास आई, उसे देख मुंजिया घबरा उठी। मुंजिया के लिए ही सही, उसने तुरंत अपने जादू से सारा को ठीक कर दिया। अब सारा दोबारा से पहली जैसी हो गई थी। मेरी आंख वापस आ गई। मैं ठीक हो गई।
हाँ सारा जी, अब ठीक हो गई। हमारे रहते आपको कैसे कुछ हो सकता था। और घबराइए नहीं, हम आ गए हैं आपको बचाने। अब आप बस चिल करिए। हाँ, मैंने अपनी बच्ची की खातिर तुम्हें ठीक किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसके बाद आप हमें माफ कर देंगी। आप यही चाहती है ना कि आपकी इस हवेली में कभी कोई ना आए, ताकि आप अपनी बेटी के साथ शांति से रह सके। तो आपका ये काम हो जाएगा। वो कैसे? वीलॉगिंग करके। अरे इसकी माँ का, इनकी व्लॉगिंग के चक्कर में ही तो सारा खेल शुरू हुआ है और इसको अभी भी व्लॉगिंग करनी है। सारा, ये तुम क्या कह रही हो? हम लोग यहाँ वीलॉगिंग करने के लिए आए थे, जिसके सहारे हम लोगों को ये बताना चाहते थे कि ये हवेली हॉन्टेड नहीं है। पर अब हम उसी वीलॉगिंग के जरिए लोगों को बताएंगे कि ये प्लेस सच में हॉन्टेड है। लो, अब इसके साथ साथ ये धोखा खाता आशिक भी आ गया। हम तो कहते हैं सबको बचा लो, इस साले सारांश और प्रीतम को यहीं छोड़ दो। तो भी तुझे सारा कभी नहीं मिलने वाली। एक बार के लिए सारा भिखारियों के साथ गैंग बैंग कर लेगी, पर तुझसे कभी नहीं करेगी। अरे तुम भोसड़ी के जब देखो मानूस ही बात करते रहते हो यार। हाँ भंवरी जी, हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वो सब बताएंगे जो जो हमारे साथ यहाँ हुआ। वो सुनने के बाद कभी कोई इस हवेली में दोबारा नहीं आना चाहेगा। लीजिए भंवरी जी, अब तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तो इन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है ना। भंवरी देवी ने एक बार मुंजिया की ओर देखा। उसकी भोली आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। वो अब बस एक चीज चाहती थी, शांति से अपनी बेटी के साथ हवेली में रहना, जो उसे अब मिल रहा था। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम सब यहाँ से सही सलामत जा सकते हो। सभी लोगों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। किसी ने पहली बार भूत को कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा था, पर अभी भी सब कुछ पूरी तरह ठीक नहीं था। एक शख्स था जिसका सही होना बाकी था। भंवरी जी, अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अब आप इन दोनों दोस्तों को 3 कर दीजिए। घंटा, मैं इस लड़की की शक्ल तक ना देखूं और तुम इसके साथ मेरी फैमिली प्लानिंग कर रहे हो। अबे साले, 3 से मेरा मतलब बच्चे से नहीं है। मैं प्रीतम की बात कर रहा हूँ, ताकि उसे भी वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जिंदा कर सके। भंवरी देवी ने ध्रुव की बात मान ली। उसने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही हवेली में तेज हवा चलने लगी। लो, तुम्हारी आखिरी इच्छा भी मैंने पूरी कर दी। भंवरी देवी के ये कहते ही सभी ने सामने देखा। वहां से प्रीतम चला आ रहा था। प्रीतम को देखते ही सभी के चेहरे पर खुशी छा गई, सिवाय सारांश के। प्रीतम को जरा भी एहसास नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। तुम सब तो मुझे देख के ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे किसी मरे हुए इंसान को दोबारा से जिंदा देख लिया। अरे भोसड़ी की, तुम मर ही गए थे। वो तो थैंक यू बोलो भंवरी जी का, जो तुम्हें फिर से जिंदा कर दिए। हाँ? क्या? भौरी भौरी अभी भी यहीं पर है? अब डरने का कौनो जरूरत नहीं है। अब ये पहली वाली भंवरी नहीं रही। हिंदी फिल्मों में विलन का हार्ट मेल्ट होते देखा है ना तुम लोगों ने, ठीक वैसा ही अभी भंवरी जी के साथ भी हुआ। मतलब ये है कि उन्होंने तुम सबको माफ कर दिया है। अब तुम यहाँ से बिल्कुल सही सलामत अपने घर जा सकते हो। क्या? सच में? मतलब मेरा हथियार भी वापस आ गया? प्रीतम ने अपनी पैंट को थोड़ा ढीला कर एक बार चेक किया और उसके चेहरे पर 56 इंच की मुस्कान तैर गई। उसके सारे अंग एकदम सही जगह पर सही तरह से थे। एक बात बताओ, तुम दोनों तो इस हवेली के नौकर थे, फिर तुमने इतना सब कैसे प्लान किया? अबे नौकर होंगे तेरे चाचा के ताऊ के बेटे, हम साले हीरो से कम नहीं हैं। अरे हमें नहीं होते तो कब के तुम यमराज की गोद में सो रहे होते। पर मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि तुम्हें मुंजिया के बारे में पता कैसे चला। अब ये तो राज है भंवरी जी। बस इतना समझ लीजिए कि जिस तरह आपके पास कुछ जादुई शक्तियां हैं, ठीक उसी तरह हम भी कोई कम जादूगर नहीं है। पर साला एक बात बताओ, तुम्हें ये पता कैसे चला कि भंवरी देवी ने मुंजिया को कहाँ रखा है? हमें तो लगा था कि तुम बस लपासी कर रहे हो। अरे हंसो मत गांडू, सीधे से बताओ ना। अच्छा ठीक है, चल बताता हूँ, चल। अबे हरामजादे, हंसकर ज्यादा हीरो मत बनो। सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुंजिया उसी कमरे में बंद है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। मैंने सोचा अगर भंवरी देवी नहीं चाहती कि कोई उसकी बेटी से मिले,
तो ये पक्का है कि उन्होंने उसे हवेली में नहीं रखा होगा। और फिर हवेली में कल रात से इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर मुंजिया बाहर नहीं आई तो इसका मतलब वो हवेली में है ही नहीं। पर फिर तुमने इस बच्ची को ढूंढा कैसे? जब मैं हवेली में पहली बार आया था तब मुझे बाहर एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया था। तब मुझे शक हुआ कि इस कमरे में कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। लेकिन जब भंवरी देवी थोड़ी थोड़ी देर के लिए हवेली से गायब हो रही थी तब मेरा शक और भी ज्यादा बढ़ गया। और इसलिए तुम्हें लगा कि हो सकता है कि भंवरी बेबी ने, मेरा मतलब देवी ने मुंजिया को वहां छुपाया होगा। वाह, मान गए ध्रुव तुम्हें। तुम्हारी स्मार्टनेस से तो मैं इम्प्रेस हो गई। तो इसी बात पर आज रात के लिए हमें अपना सब्सक्रिप्शन दे दो। अबे साले गांडू, बड़ी मुश्किल से उस कुएं से निकले हैं और तू है कि दोबारा उसी कुएं में छलांग मार रहा है। तुम लोगों ने वादा किया है उससे पलटना मत। याद रखना, अगर कोई दोबारा मेरी हवेली में कभी भी आया तो। नहीं नहीं, हम कभी आपकी हवेली नहीं आएंगे। आप कहेंगे तो हम हमारे भी घर नहीं जाएंगे। सभी लोग खड़े थे कि तभी अचानक ध्रुव और प्रसाद को अपने शरीर में कुछ महसूस होने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई रस्सी से उन्हें ऊपर की ओर खींच रहा है। अबे प्रसाद, तुझे भी वही हो रहा है क्या जो मुझे हो रहा है? हाँ भाई, हमारा भी लेने का मन कर रहा है। अबे चूतिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तुझे अपने बदबूदार शरीर में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है क्या जैसे हमें कोई खींच रहा हो? हाँ हो रहा है। साला हैप्पी एंडिंग के बाद अचानक से कहानी में ये नया ट्विस्ट कैसे आ गया भाई? इसके पहले ध्रुव और प्रसाद कुछ समझ पाते, दोनों के पैर हवा के ऊपर उठे और वो हवा में उड़ते हुए हवेली से बाहर आ गए। कुछ ही सेकंड में दोनों की लैंडिंग करमलोक में हो गई, जहां राजा वल्लभ अपनी प्रिय दासी रंभा के हाथों से अंगूर खा रहे थे। रानी शकुंतला कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए वो आम लेने बाजार गई है। क्या है कि आज हमारा आम रस खाने का बड़ा मन है। अरे आम तो बस एक बहाना है, असली मकसद तो दासी रंभा के अंगूर दबाना है। क्या बोला तुमने? हमरा मतलब दासी रंभा के दिए अंगूर चबाना है। दासी हमें अंगूर दे या लंगूर, तुम्हें इससे क्या मतलब? वैसे जब दासी खुद यहाँ है तो आम लाने की क्या जरूरत? दासी खुद अपने पास आम लेकर बैठी है। दासी के पास आम का है? अरे देखिए ना महाराज, तुम दोनों ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? राजा जी, हमने आपको दिया हुआ वादा यानी हवेली का केस सॉल्व कर दिया है और वो तीनों जेंजी को अपने अपने घर सुरक्षित पहुंचा दिया है। जानते हैं, इसलिए तो हमने तुम्हें यहाँ वापस बुलाया है। हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। आप देना चाहते हैं? पर राजा जी, आपकी लेने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम उस टाइप के लड़के नहीं हैं। अबे साले, कान में डिल्डो डाल दिया है क्या? राजा ने कहा वो इनाम देना चाहते हैं, ना कि उनकी देना चाहते हैं। ओह अच्छा, इनाम। माफ कीजिएगा राजा जी, हमें लगा अंगूर खाते खाते आपका केला खाने का मन हो गया। वैसे क्या इनाम देना चाहते हैं आप हमें? हाँ, हम तुम्हें कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर भेजना चाहते हैं। अरे वाह, वेकेशन? हाँ, कुछ दिनों के लिए तुम्हें कर्मलोक के कामों से छुट्टी मिलती है। अगले कुछ दिनों तक तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ऐसी बात है राजा जी, तो हम गोवा जाना चाहते हैं। गोरी गोरी फिरंगियों के साथ बीच में धूप में सनस्क्रीन लगाकर लेटना चाहते हैं। अरे आप हम दोनों का गोवा का फ्लाइट टिकट करवा दीजिए ना। टिकट के पैसे यहाँ तुम्हारा बाप छोड़ गया था या तुम्हारी माँ? ये बम्पिलाट आदमी, तुमको बड़ा हंसी आ रहा है। हम यहाँ तुम्हारे लिए भी सनस्क्रीन खरीदने का सोच रहे हैं, पर साला भलाई का जमाना ही नहीं है। गोवा ना सही, पर हम तुम्हें एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ होगा पानी भी, फिरंगन की जवानी भी, चिलम का भरा माल भी, बेसुध वाला हाल भी, मंदिर की घंटी भी, तुम्हारा छोटा बंटी भी, सीढ़ियों वाला घाट भी, लव वाला हाट भी। ऐसी तो सिर्फ एक ही जगह है, हमारा प्यारा बनारस। सही पकड़े हो। अभी पकड़ा ही कहाँ है राजा जी? आपकी ये दासी तो कब से आपके पकड़ने का इंतजार कर रही है। चलिए
रानी शकुंतला को बाजार से आम लाने में समय लगेगा। हम आपको अपने खुद के आम खिलाते हैं। महाराज, इसके पहले आपके बंटी की घंटी बजे आप हमें यहाँ से भेज दीजिए, ताकि बनारस जाकर हमारा भी दिल खिले और यहाँ आपको भी दासी रंभा के आम मिले। कुछ देर में प्रसाद और ध्रुव करमलोक से सीधा बनारस में लैंड हो गए। वो बनारस जिसे गलियों का शहर भी कहा जाता है। अपना बनारस। ध्रुव लौंडे, कसम से इस वक्त आंखों को जो सुकून मिल रहा है बता नहीं सकते भाई। हमारी आत्मा तरस गई थी यहाँ आने के लिए। मैंने भी बनारस के बारे में काफी कुछ सुना था। अबे तुमने जितना भी सुना है बनारस उससे कहीं ज्यादा है। वो भूत जिन्हें देखकर तुम्हारी गैंड फट जाती है, वैसे 100 भूतों को यहाँ नंगा नाच करवाते हैं बनारसी, समझे? अच्छा, अगर तू बनारस का है तो फिर तेरी गांड फट के 4 क्यों हो गई थी? अरे यार तुम ये सब छोड़ो, आओ सबसे पहले तुम्हें अपना घर लेकर चलते हैं। हमारी अम्मा तो हमें अचानक देखकर खुशी से पगला जाएगी भाई। महीनों की मेहनत के बाद ये ध्रुव और प्रसाद का पहला वेकेशन था। गलियों, मंदिरों और लाशों के बीच से होते हुए दोनों यार प्रसाद के घर पहुंच गए। देखना कैसा स्वागत होता है अब हमारा, देखकर ही मजा आ जाएगा तुमको। प्रसाद और ध्रुव गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। प्रसाद ने दोबारा से बेल बजाई। अब की बार गेट खुलते ही एक जोरदार चप्पल प्रसाद के मुंह पर पड़ी। जब कह दिया नहीं है कोई चंदा, फिर बार बार चंदा मांगने क्यों आ जाते हो? वाह, क्या जबरदस्त स्वागत हुआ है तेरा। तूने बिल्कुल सच कहा था, मजा आ गया देखकर। दरवाजे पर खड़ी एक गुस्साई औरत और कोई नहीं बल्कि प्रसाद की माँ जी थी, जिन्हें बिना चश्मे के ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता था। और यही कारण था कि किसी और के नसीब की चप्पल का प्रसाद को मिल गया। अब यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह काहे देख रहे हो? हम एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। अरे अरे अम्मा, अरे ये हम है। यम है? यम माने यमराज? हे भगवान, हमें नहीं पता था कि हमारा समय आ गया। प्रसाद के पापा जल्दी से आइए, यमराज हमें लेने आ गए हैं। इसके पहले ही अर्थ का कुछ और अनर्थ होता। प्रसाद ने गले में लटक रही कान की मशीन को अपनी माँ को पहनाया और फिर उसके बाद उनके चश्मे को आंखों पर लगाया। अब जाकर अम्मा ने अपने लाडले बेटे प्रसाद को देखा। हैं? अरे प्रसाद, तू बेटा, तू कब आया? अरे प्रसाद के पापा, सुनते हो? जल्दी आकर देखो कौन आया है। अरे कौन आ गया घर में? अरे प्रसादवा बेटा, तू कब आया? परिणाम बाबूजी, पाई लाकू। अरे थोड़ा ठीक से झुको, लगता है शहर जाकर कमर में अकड़न आ गई है, ठीक से झुकती नहीं है। अरे आप भी आते ही शुरू हो गए। बेटा महीनों बाद घर आया है, दरवाजे पर ही खड़ा रखेंगे का? अम्मा बाबूजी, इससे मिली। ये है हमारे सबसे खास दोस्त ध्रुव, जिसके बारे में अक्सर आपको फोन पर बताया करते थे। ओह, तो ये है ध्रुवा। जी अंकल, नहीं, ध्रुवा नहीं, मेरा नाम ध्रुव है। हाँ हाँ, व्हाट ध्रुवा? अरे ध्रुवा नहीं, ध्रुव, ध्रुव। अब ये बनारस है, यहाँ नाम के आगे अपने आप जुड़ जाता है। लोड मत लो, चलो चलकर बढ़िया खाना पेलते हैं, उसके बाद घाट भी तो चलना है। महीनों बाद घर का स्वादिष्ट खाना खाने के बाद दोनों दोस्त बनारस की सैर करने निकल पड़े। प्रसाद ने ध्रुव से वादा किया था कि वो उसे बनारस का चप्पा चप्पा घुमाएगा, पर वो नहीं जानता था कि आगे उसका खुद के साथ कुछ ऐसा होगा कि उसकी पूरी दुनिया घूम जाएगी। अच्छा, तो ये बता, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? सबसे पहले हम लोग चलेंगे काशी विश्वनाथ का, है ना? काशी दर्शन के पहले एक बार शिव दर्शन करना अति आवश्यक है, समझे कि नहीं? देव दर्शन तो हम कर लेंगे, पर उसके बाद देह दर्शन का कोई इंतजाम है या नहीं? बोल बोल। अबे साले, तुम तो बनारस आते एकदम नाटी हो गए। क्या बात है ध्रुव, लगता है तुम्हारे बंटी की लगाम हाथ से फिसल रही है। जब हम केस सॉल्व कर रहे होते हैं तो एकदम सीरियस होकर काम करते हैं ना, लेकिन अब तो काम हो गया है ना, तो अब थोड़ा ध्यान काम वासना पर भी लगा देते हैं। हाँ बात
अरे अब लग रहा है कि तुम हमारे दोस्त हो। रात तक अपने बंटी पर थोड़े लगाम और खींच लो। एक बार अंधेरा हुआ तो उसके बाद हम तुम्हें लेकर चलेंगे सीधा मंदुआ दिया, जहाँ खिड़कियों से झांकती खूबसूरत लड़कियां तुम्हारी सारी वासना को शांत कर देगी। प्रसाद ने ध्रुव को काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए। उसके बाद सीधे लेकर आ गया 80 घाट पर। घाटों का यह संगम अपने आप में दिल को मोह लेने वाला था। क्या बात है, दिल को इतना सुकून आज से पहले कभी नहीं मिला। अरे ये तो शुरुआत है, अभी तो गंगा आरती होना बाकी है रे। प्रसाद और ध्रुव दोनों घाटों पर चल रहे थे। कहीं कोई चिलम जल रही थी तो कहीं कोई निब्बा अपनी निब्बी के साथ टाइटैनिक वाला पोज दे रहा था कि तभी अचानक प्रसाद की नजर सीढ़ियों पर पड़ी, जहां देखते ही प्रसाद के दिल की धड़कन तेज हो गई। अरे ये यहाँ क्या कर रही है?